जय हिंद साथियों। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से जो मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है, इस मुद्दे पर जो है ग्रुप डिस्कशन करेंगे। इससे पहले का 2 वीडियो बन चुका है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण ये सब टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन हो चुका है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके जरूर देख लीजिए और फिर इस वीडियो पे आइएगा, तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए बिना समय गवाए आज की कक्षा को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? Yes. चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन इधर से बोलिएगा कि सबसे पहले जो है वो यूनानी रोमन लेखक है, तो सबसे पहले टेसियस। तो बताइए टेसियस जो वो कहाँ का राजवैद्य था? ईरान का राजवैद्य था। चलिए, बहुत अच्छा। टेसियस जो ईरान का राजवैद्य था। चलिए, आप उधर से बताइएगा कि टेसियस जो भारत के संबंध में जो विवरण बताया, तो वो किस प्रकार का विवरण था? उसका सही हुआ, आश्चर्यजनक जो है, मतलब सही था या गलत था? गलत था, अविश्वसनीय था। चलिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, टेसियस ईरान का जो राजवैद्य था, ये जो बात बोला, ये आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय था, विश्वास के पात्र नहीं था। चलिए, आप बताइएगा कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। चलिए, बहुत अच्छा। इतिहास का पिता दोस्तों हेरोडोटस को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ही बताइएगा कि हेरोडोटस के पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। चलिए, हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया था। इस किताब में भारत यानी ईरान और भारत के बीच के संबंध का वर्णन दिया गया है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये एकदम ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इधर बोलिएगा सिकंदर के साथ कौन कौन लेखक आए थे? निरियाकस, हंसक्रिस्टिस, अरिस्टोबुलस। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के साथ दोस्तों 3 आए थे, निरियाकस, हंसक्रिस्टस और अरिस्टोबुलस। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चलिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो मेगास्थनीज जो है वो किनके राज दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इनके पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये जो है इनका जो पुस्तक इंडिका, इसमें किस काल के बारे में जानकारी मिलता है? मध्ययुगीन कालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए, बहुत अच्छा। आप इधर से बताइएगा कि डायमेकस जो है वो किसका राजदूत था? अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था और इससे भी मौर्य युगीन जानकारी मिलती है। चलिए, बहुत अच्छा। आप मुझे उधर से जो है डायोनिसियस के बारे में बताइए, ये कहाँ का राजदूत था? यह बिंदुसार अशोक के राज दरबार में आया था। तो ये जो है टॉलमी का राजदूत था। ये जो देखिए, ये जो डायोनिसियस है, 2 लेखक हैं, एक डायमेकस है और एक डायोनिसियस है। डायमेकस पूछेगा बिंदुसार हो जाएगा, डायोनिसियस पूछेगा तो अशोक हो जाएगा। और दोनों मौर्य काल के ही बारे में बतलाता है। ठीक है, और यह डायोनिसियस जो वो टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। ठीक है, चलिए आप इधर से बताइएगा कि टॉलमी जो है, टॉलमी ये किस शताब्दी में जो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था? प्रथम शताब्दी में भारत का भूगोल, दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। चलिए, ठीक है, बिल्कुल। देखिए, टॉलमी जो है, टॉलमी ये भारत का भूगोल नामक पुस्तक दूसरी शताब्दी में लिखा था। बहुत अच्छा बात है। आप इधर से बताइएगा नेचुरल हिस्ट्री नामक जो है वो पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी है। कितनी शताब्दी में? दूसरी शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में। प्रथम। देखिए, प्लिनी जो है वो प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है लिखा था, और इसमें जो है भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे और खनिज पदार्थों का विवरण मिलता है। आप बताइएगा पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी के बारे में। पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी के लेखक कोई नहीं है, और यह जो है 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आए हुए थे, तो लिखा गया था। चलिए, बहुत अच्छा बात है। और इसमें भारत के बंदरगाह के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। अब आते हैं चीनी लेखक पर। तो चलिए, आप इधर से बताइएगा कि फाहियोन जो है वो किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के राज दरबार में आए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये फाहियोन जो है किस प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में ये मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में बताए थे। यह 14 वर्षों तक भारत में रहे और बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारियां प्राप्त की। चलिए, बहुत अच्छा। ये सब चीनी लेखक है दोस्तों, फाहियोन। गौर से सुनिएगा आप लोग, वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए, आप जो है संयुगन के बारे में बताइए, वो कब भारत आया? 18 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, तो कितने वर्षों तक रहा भारत? 3 वर्ष तक भारत में। और किस धर्म के बारे में? बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है इनका। आप इधर से बताइएगा कि हुएनसोंग किनके शासनकाल में आए थे? हुएनसोंग चंद्रगुप्त हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हुएनसोंग जो है वो हुएनसोंग जो है क्या कहता है कि चाइना से भारत के लिए कब वो चले थे? 529 ईस्वी में चले थे। 1 साल बाद 630 में पहुंचे थे। और 15 साल बाद या फिर लौट गए थे। 645 ईस्वी में चीन, भारत से चीन चले गए। चलिए, बहुत सही जवाब है इनका। हुएनसोंग के पुस्तक का आप नाम बताइए।
वंश पुस्तक का नाम है CUK, जिसमें 338 देशों का 138 आराम से बोलिए। देखिए CUK जो है वो संघ के पुस्तक का नाम है जिसमें 138 देशों का जो है विवरण मिलता है, उसका इतिहास के बारे में मिलता है। चलिए, और एक बात आपको ध्यान रखना है कि हुएन संघ के अनुसार जो सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा शूद्र था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हुएन संघ ने जो है बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ और किस किस का जो है प्रतिमा का पूजन किया? शिव और सूर्य की प्रतिमा का भी पूजन किया। चलिए ठीक है, इनका बिल्कुल सही जवाब है। आप ही बताइए कि हुएन संघ जो अध्ययन कर रहा था तो उसमें नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? आचार्य शीलभद्र। चलिए, बिल्कुल इनका सही जवाब है। जब दोस्तों हुएन संघ जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तो उस समय वहां का आचार्य शीलभद्र जो थे कुलपति थे। और यह विश्वविद्यालय जो है किस दर्शन के लिए फेमस था? बौद्ध दर्शन के लिए। चलिए ठीक है, आप इधर से बताइएगा कि 7वीं शताब्दी के अंत में जो है कौन आया था? तो ईद सिंह आया था। बिल्कुल सही बात है। ये जो है किस विश्वविद्यालय के बारे में बतलाया? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया और तक्षशिला और अपने समय के भारत। चलिए, बिल्कुल 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 सही बात है इनका। चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आप उधर से बताइएगा कि अब अरबी लेखक अल बरूनी के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो अल बरूनी जो है वो किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। चलिए, बहुत अच्छा। अल बरूनी जो है वो कहाँ का रहने वाला था? कीव या आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। इसका एक महत्वपूर्ण पुस्तक है किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, जिसका अर्थ है भारत का खोज। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो देखिए ये जो पुस्तक है बहुत विस्तृत पुस्तक है, किताबुल हिंद, ये जो है फेमस पुस्तक है और ये अल बरूनी का बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। किताबुल हिंद कहे चाहे तहकीक हिंद कहे, ये दोनों के लेखक एक ही आदमी, एक ही पुस्तक है, अल बरूनी। और दोस्तों ये बहुत विस्तृत पुस्तक है। ये जो विस्तृत इतना है कि ये कुल मिला के 80 अध्यायों में विभाजित है और इसमें जो है राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति प्रणाली, सब चीज के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। आप बताइएगा कि ये भी एक अरबी ही लेखक है, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो थे इनका द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसके यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? रेहला। चलिए, बहुत अच्छा बात है। रेहला जो है वो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। चलिए, आप ही बताइएगा कि ये जो इब्न बतूता थे वो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। तो 1333 ईस्वी में जो है दिल्ली पहुंचे थे। तो इनकी विद्वता से प्रभावित होकर जो है कौन इनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक इनको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। चलिए, काजी मतलब न्यायाधीश। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अन्य लेखक पर आते हैं। आप जो है बताइए कि तारानाथ जो है वो कहाँ का लेखक था? तिब्बती लेखक था। इसने 2 पुस्तक लिखा, कंग्यूर तंग्यूर, और ये भारत के बारे में बताया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप जो बताइएगा मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी में किस देश की यात्रा पर आया? देश की यात्रा पर आया। चलिए, बिल्कुल सही बात है। इसका विवरण जो है वो पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। चलिए अब आते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए, बोलिए आप सबसे पहले कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किन्हें कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा कि 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख जो है कौन सा अभिलेख है? भोगाज को एशिया मायने वैदिक देवता है मित्र, वरुण, इंद्र, नौसत, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा शानदार, एकदम छाप देना, स्कैनर माइंड हो गया है दोस्तों। तो 1400 ईसा पूर्व में जो बोगाज को ही एशिया माइनर जो 4 वैदिक देवता, एगो मित्र, एगो वरुण, एगो इंद्र और एक नौसत। नौसत का दूसरा नाम क्या है? अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। चलिए, आप बताइएगा कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है वो यवन राजदूत किसके और किस गरुड़ मतलब कौन यवन राजदूत होलियोडोरस के वैष्णगर विदिशा गुरु स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। चलिए, बहुत अच्छा। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित जो हुआ ये होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। आप बताइएगा सर्वप्रथम किस अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। चलिए, बिल्कुल सही है। आप बताइए उधर से कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख है? सोगौरा अभिलेख। चलिए, बिल्कुल सही है। सोगौरा अभिलेख में जो इस अभिलेख में क्या चीज कहा गया है? इसमें बताया गया कि पहले जो संकट काल पड़ता था उसमें किस प्रकार से खाद्यान्न की सुरक्षा करके रखा जाता था। सोगौरा अभिलेख में कोई प्रकार के संकट में किस प्रकार से उसका समाधान किया जाए, इसी चीज का वर्णन है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है इनका। आगे बढ़ जाते हैं। आप बताइएगा कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख में मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से। चलिए, बिल्कुल सही। आप बताइए सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण किस अभिलेख में? एरन अभिलेख, शासक भानुगुप्त। चलिए, बहुत सही जो है 510 ईस्वी। बिल्कुल। आप इधर से बताइए कि किस राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया? सातवाहन। चलिए, बिल्कुल सही है। देखिए, अभिलेख इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये सातवाहन शासक के बारे में पूरा का पूरा
केवल अभिलेखों के आधार पर ही पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे। आप उधर से बताइएगा, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख में? मंदसौर अभिलेख। चलिए बिल्कुल सही है। आप बताइएगा, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल कहाँ पर जो है मतलब उतरने के लिए सीढ़ी थी और वहां पर जो है क्या मिला था? गर्तावास था और सीढ़ी था कश्मीर के नवपाषाणिक। हाँ, बुर्जहोम में क्या मिला है? वहाँ कुत्ता और मनुष्य को एक साथ दफनाने की प्रक्रिया में। चलिए बिल्कुल सही जवाब है इनका। दोस्तों कश्मीरी नवपाषाणिक स्थल जो है वो बुर्जहोम जो है कश्मीर में पड़ता है। वहां पर एक प्रथा थी कि मनुष्य जो मरता था तो उसका पालतू कुत्ता और मनुष्य दोनों को एक साथ ही दफना दिया जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा कि प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? सिक्के कहा जाता है, जिसे साहित्य में क्या कहते हैं? कासारपान कहा जाता है। चलिए बिल्कुल इनका सही जवाब है। आप बोलिएगा कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। बिल्कुल सही है। अब जो है हम महत्वपूर्ण अभिलेख पूछेंगे और आप लोग जो है उसका शासक का नाम बताइएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप बताइए इधर से कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि तिथि रहित है, तो इसके शासक कौन है? कलिंग नरेश खारवेल। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। आप बताइए जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख के जो है कौन है? रुद्रदामन। चलिए रुद्रदामन बिल्कुल सही। नासिक अभिलेख के कौन है? गौतमी बलश्री। चलिए बिल्कुल सही है। इनका पर्याग स्तंभ लेख के कौन है? समुद्रगुप्त है। एहोल अभिलेख के कौन है? लंकेशियन द्वितीय। चलिए बिल्कुल सही है। आप बताइएगा मंदसौर अभिलेख के कौन है? मालवा नरेश यशोवर्मन। चलिए बिल्कुल सही है। ग्वालियर अभिलेख के कौन है? बिहार नरेश भोज। चलिए भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख के कौन है? स्कंदगुप्त है इसके। चलिए ठीक है। देवपारा अभिलेख के कौन है? बंगाल शासक विजय सेन। चलिए अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। चलिए बहुत सही जवाब है, एकदम बिल्कुल 100% राइट है। आगे बढ़ जाते हैं। इधर से आप बताइएगा कि कौन सा शासक था जिसका जो है बीना बजाती हुई मुद्रा पर जो है उसका चित्र मिलता है, जिससे पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी था? समुद्रगुप्त। चलिए बिल्कुल सही है। अब बताइए आप उधर से कि कहां से रोमन सिक्का जो है मिला है? तो अरिकमेडु से रोमन सिक्के मिले। हाँ, अरिकमेडु पुदुचेरी से जो है दोस्तों वो रोमन सिक्का मिला है। तो एकदम ध्यान से वीडियो को देखिए और देखिए हम जो है कम समय में ज्यादा कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा फास्ट भाग रहे हैं। इससे समय की भी बचत होगी और ज्यादा कंटेंट को जो है हम जो है वो कर पाएंगे, इसीलिए जो है फास्ट भाग रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिए और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बिल्कुल क्रीम के तरह है दोस्तों। पूरा का पूरा रिवीजन करेगा आप जो बिहार दरोगा का, चाहे बिहार पुलिस का या आर्मी का कोई एग्जाम, तो आसानी से क्रैक कर सकते हैं। चलिए अब बोलिएगा आप इधर से कि सबसे पहले जो है भारत के संबंध में जो है भारत का जो संबंध था वो वर्मा से था। तो वर्मा का जो है क्या कहता है कि उस समय पुराना नाम जो है इसका क्या था, ये बताइए। अच्छा ये क्वेश्चन छोड़िए, आप बोलिए कि सुवर्ण भूमि का वर्तमान में क्या नाम है? सुवर्ण भूमि का क्या नाम है? म्यांमार। सुवर्ण भूमि का क्या नाम है? म्यांमार हो जाएगा। आप बताइएगा कि मलाया किसका नाम था? मालदीव। नहीं, स्वर्ण द्वीप। कंबोडिया बोलिए। चलिए आप इधर से जावा बोलिए। यवद्वीप हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आप इधर से जो बताइए कि उत्तर भारत में मंदिर की कला शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत में नागर शैली। चलिए आप बताइएगा कि दक्षिण भारत में कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। चलिए अब आप बताइए, आप दक्षिण पथ के मंदिर की निर्माण शैली को क्या कहेंगे? वेसर शैली। तो वेसर शैली का निर्माण कैसे होगा? मतलब उत्तर पथ और दक्षिण पथ को मिला के वेसर शैली का निर्माण होता है। बिल्कुल। देखिए नागर और द्रविड़ दोनों को मिक्स भेज कर देंगे तो वहाँ कौन सा शैली बनेगा? द्रविड़ नहीं, वेसर शैली। हाँ वेसर। अब बताइए कि पंचायतन शब्द जो है वो क्या होता है? बोलिए। पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना से संबंधित है और यह एक हिंदू मंदिर होता है और यह तभी होता है जब 4 सहायक मंदिर एक मुख्य मंदिर से घिरा होता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। पंचायतन शब्द एक मंदिर रचना से संबंधित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे बताइएगा आप लोग कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो मध्य प्रदेश। चलिए बिल्कुल खजुराहो में है। आप बताइएगा कि ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। चलिए बिल्कुल। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? चलिए ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। चलिए दशावतार मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। चलिए गोंडेश्वर मंदिर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। चलिए महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों इसी के साथ जो ये टॉपिक पूरा का पूरा एंड हो गया और कल का जो टॉपिक है वो प्राग ऐतिहासिक काल रहेगा और फिर हम आगे सिंधु घाटी की सभ्यता पर जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा शानदार सेशन चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये सारा का सारा जो वीडियो है वो आपको अच्छा लग रहा होगा।
यदि आप अपना कोई राय देना चाहते हैं कि इस तरह से होना चाहिए और कोई नया टॉपिक पर भी ग्रुप डिस्कशन चाहते हैं तो आप बेझिझक बोल सकते हैं। मैं जो हूँ आपकी बातों को जो है पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी साथी को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है मोटिवेट होकर फिर आएंगे नई ऊर्जा के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।